गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे इस वीक की वो अहम खबरें जो मीडिया की हेडलाइन नहीं बनी और वायरल हो गई। रिपोर्ट की पहली खबर जुड़ी है बाबरी मस्जिद से। बाबरी मस्जिद विवाद से सभी देशवासी वाकिफ हैं। अयोध्या में बाबरी के बदले जो मस्जिद बननी थी उसका प्लान ही खारिज हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या मस्जिद के लेआउट प्लान को खारिज कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी विभागों ने जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए थे। एक आरटीआई के जवाब में ये बात पता चली। बताते चले कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अयोध्या फैसले में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया था। 2021 में मस्जिद निर्माण योजना की मंजूरी के लिए आवेदन किया गया, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। स्थानीय पत्रकार ओम प्रकाश सिंह ने 16 सितंबर 2025 को इस मामले में आरटीआई दायर की थी, जिसके जवाब में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बताया कि मस्जिद ट्रस्ट ने आवेदन और जांच शुल्क के तौर पर 4 लाख रुपए का भुगतान किया था, लेकिन योजना की मंजूरी के लिए लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण, नागरिक उड्डयन, सिंचाई और राजस्व विभागों के अलावा नगर निगम, जिला मजिस्ट्रेट और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से जरूरी एनओसी मांगे गए थे, जो विभाग को उपलब्ध नहीं कराए गए। इसलिए एडीए ने मस्जिद के लेआउट प्लान को खारिज कर दिया। मस्जिद ट्रस्ट के सेक्रेटरी अतहर हुसैन ने बताया कि वे इस बात से हैरान हैं कि सरकारी विभागों ने एनओसी क्यों नहीं दी और एडीए ने मस्जिद के लेआउट प्लान को क्यों खारिज कर दिया। हुसैन ने बताया, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की आपत्ति के अलावा मुझे किसी दूसरे डिपार्टमेंट की आपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने जमीन के निरीक्षण के दौरान पाया था कि मस्जिद और अस्पताल की इमारत की ऊंचाई के मुताबिक एक्सेस रोड यानी पहुंच मार्ग का 12 मीटर चौड़ा होना जरूरी था, जबकि उस वक्त दोनों रास्ते 6 मीटर से ज्यादा नहीं थे और मुख्य पहुंच मार्ग की चौड़ाई केवल 4 मीटर थी। ट्रस्ट सेक्रेटरी ने कहा कि उन्हें किसी भी एनओसी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा, चूंकि अब आरटीआई के जवाब से स्थिति स्पष्ट हो गई है, इसलिए अब वे आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपने अयोध्या फैसले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था। 3 अगस्त 2020 को अयोध्या के तत्कालीन डीएम अनुज कुमार झा ने धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी थी। मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून 2021 को प्लान अप्रूवल के लिए आवेदन किया था। तब से अप्रूवल पर कोई अपडेट नहीं आया। अब आरटीआई के जरिए पता चला है कि प्लान ही खारिज कर दिया गया है। खबर नंबर 2, आश्रम के प्रमुख स्वामी चैतन्यानंद पर 32 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली में वसंत कुंज में मौजूद एक आश्रम के प्रमुख चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ छात्राओं के यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। स्वामी पर 15 से ज्यादा छात्रों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। आरोपी स्वामी फिलहाल फरार है। पुलिस को शक है कि वो यूपी के आगरा में अपने ठिकाने पर हो सकता है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। पुलिस ने स्वामी की एक कार भी जब्त की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चैतन्यानंद के खिलाफ श्री श्रृंगेरी मठ के प्रशासक पीए मुरली ने 4 अगस्त 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़ने वाली 32 छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया। आरोपी इस इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य है। सभी पीड़ित छात्राएं इस इंस्टीट्यूट में ईडब्ल्यूएस कोटे से स्कॉलरशिप पर मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा की पढ़ाई करती है। पुलिस ने लिखित शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की। जांच के दौरान 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए। इनमें से 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद पर अपमानजनक भाषा और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि चैतन्यानंद ने कथित तौर पर उन्हें बिना उनकी मर्जी के शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इंस्टीट्यूट की 3 महिला फैकल्टी सदस्यों ने भी उन पर स्वामी की मांग पूरी करने के लिए दबाव बनाया। पुलिस ने तीनों महिलाओं से पूछताछ की है। इस बीच पुलिस ने इंस्टीट्यूट की सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। मौके वारदात के साथ साथ आरोपी के ठिकानों पर कई छापे मारे गए हैं। पुलिस ने हार्ड डिस्क और एक वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया है और इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच के दौरान श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के बेसमेंट में एक वॉल्वो कार खड़ी मिली। जांच करने पर पता चला कि ये कार चैतन्यानंद खुद इस्तेमाल करता था। ये भी पता चला है कि कार पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाई गई थी, जो कि फर्जी निकली। ये पहली बार नहीं है जब चैतन्यानंद सरस्वती पर आपराधिक आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ साल 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद साल 2016 में भी चैतन्यानंद के खिलाफ वसंत कुंज में एक महिला से यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की गई थी। खबर नंबर 3, योगी के बयान पर मचा बवाल, हिंदुओं की कम आबादी के लिए इस्लाम को ठहराया जिम्मेदार। भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था
उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दास्ता ऐसे ही होती है। इस देश पे वही किया गया, इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। और जिस भारत में 300 वर्ष पहले आधी से कम आबादी खेती पर निर्भर करती थी, आधी से अधिक आबादी उद्योग धंधों में लिप्त थी, बड़े उद्योग नहीं, यहां पे कल कारखाने थे, लघु सीमांत और लघु और कुटीर उद्योगों का एक जाल फैला हुआ था। ये भारत की ताकत बनती थी। भारत को उत्पादक देश के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में भारत का बेहतरीन उत्पादन दुनिया के मार्केट में छाता था। दुनिया का व्यापारी यहां आता था, यहां से लेके जाता था, यहां से व्यापारियों का काफला अपना सामान पहुंचाता था। क्या नहीं था भारत के पास? सब कुछ तो था। लेकिन जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम वादों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे। रिपोर्ट की खबर नंबर 4। गरबा में गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन का पोस्टर, शहर काजी की मुस्लिमों से खास अपील। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को असामाजिक तत्व लगातार बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, जहां पर सदियों से अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के त्योहारों और सुख दुख के हमेशा साथी रहे हैं। वहीं अब बीते कुछ सालों में त्योहारों पर कई जगहों पर लगातार दूसरे धर्म के लोगों, खासकर मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जा रही है, जिसकी देश भर में आलोचना हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में गरबा की धूम है। जगह जगह पर गरबा के पंडाल लगाए गए हैं। रतलाम में गरबा पंडालों का एक विवादित पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। इन बैनरों में साफ लिखा गया है कि गरबा प्रांगण में गैर हिंदुओं का आने पर सख्ती से रोक लगाई गई है। इसके अलावा आगे लिखा है कि जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं वो मूर्ति पूजा से दूर रहे। रतलाम में नवरात्रि पर्व की शुरू होने के साथ ही मशहूर कालिका माता परिसर में बने गरबा पंडालों के बैनर चर्चा का विषय बने हुए हैं। बैनर में साफ लिखा गया है कि गैर हिंदुओं का गरबा प्रांगण में आना सख्त मना है। वहीं आयोजकों और श्रद्धालुओं का कहना है कि गरबा पंडाल में एंट्री सिर्फ पास और आईडी चेक किया जाएगा। इसके बाद तिलक लगाने के बाद एंट्री दी जाएगी। रतलाम के काजी मौलवी सैयद अहमद अली ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा आयोजनों में जाने से रोके। उनका कहना है कि ये धार्मिक लिहाज से ठीक नहीं है और इससे दोनों समुदायों के बीच विवाद पैदा हो सकता है। काजी ने बताया कि हिंदू भाइयों का नवरात्रि पर्व और गरबा आयोजन चल रहा है। कई बार देखा गया है कि मुस्लिम लड़के लड़कियां इन आयोजनों में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे आयोजकों को आपत्ति होती है और दो समुदायों में टकराव की स्थिति बन जाती है। काजी मौलवी सैयद अहमद अली के मुताबिक इस तरह के विवाद से भारत की गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे पर बुरा असर डाल सकता है। उन्होंने सभी घरों के बुजुर्गों से खास तौर से जोर दिया है कि वो अपने बच्चों को इस तरह के आयोजनों में शामिल होने से रोके। ये फैसला न सिर्फ सामाजिक लिहाज से बल्कि धार्मिक तौर पर भी सही है। रिपोर्ट की खबर नंबर 5। UKSSSC की नाकामी छिपाने के लिए नकल जिहाद। क्या धामी ने मुस्लिमों को बनाया बलि का बकरा? उत्तराखंड में मुसलमान सरकार और दक्षिणपंथी संगठनों के निशाने पर है। बीते साल यूनिफॉर्म सिविल कोड, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे कई आरोप मुसलमानों पर लगाए गए, जबकि इस साल कथित अवैध निर्माण के नाम पर धामी सरकार ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और मदरसों को ढा दिया गया।
इसकी वजह से उत्तराखंड में कई बार मुसलमानों को मायूसी का भी सामना करना पड़ता है। आरोप है कि मुसलमानों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और विवादित बयान दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम नहीं करेंगे। बता दें, यूके SSSC स्नातक स्तर की लिखित परीक्षा के दौरान पेपर लीक हो गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक में शामिल हाकम सिंह और पंकज गौड़ को पुलिस ने देहरादून के पटेल नगर से गिरफ्तार किया है। जब तक इन दोनों आरोपियों के नाम सामने आ रहे थे, उस समय तक सरकार और यूके SSSC को अपनी नाकामी छिपाने का मौका नहीं मिल रहा था। रिपोर्ट की खबर नंबर 6। एशिया कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया बांग्लादेश को आसानी से हरा दिया। एशिया कप में टीम इंडिया का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले में इंडियन टीम ने बांग्लादेश को 41 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने फाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। सुपर 4 के पिछले मुकाबले में इंडियन टीम ने पाकिस्तान को मात दी थी। मैच में पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 127 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 3 विकेट अपने नाम किए। टीम इंडिया अब सुपर 4 में अपना आखिरी मुकाबला 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलने उतरेगी। मैच की बात करें तो टॉस बांग्लादेश की टीम ने जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। इस मुकाबले में बांग्लादेश के रेगुलर कैप्टन लिटन दास इंजरी की वजह से मैदान पर नहीं उतरे। उनकी जगह जाकिर अली ने टीम की कमान संभाली। अभिषेक शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर ओपनिंग विकेट के लिए 6.2 ओवर में 77 रन जोड़ लिए। जिस अंदाज में दोनों खेल रहे थे, उसे देखते हुए टीम इंडिया का स्कोर आसानी से 200 पार जाता दिख रहा था, लेकिन गिल 19 बॉल पर 29 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोर से अभिषेक ने मारना जारी रखा, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। बैटिंग में प्रमोट किए गए शिवम दुबे 2, तिलक वर्मा 5 और कप्तान सूर्या 5 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं अभिषेक 75 रन बनाकर रन आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 5 छक्के जड़े। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल आखिरी के ओवर्स में ज्यादा तेजी से बैटिंग नहीं कर सके। इस वजह से टीम इंडिया 6 विकेट पर 168 रन ही बना सकी। हार्दिक 38 और अक्षर 10 रन बनाकर नाबाद रहे। जवाब में बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 4 के स्कोर पर तंजीद हसन को बुमराह ने आउट कर दिया। परवेज हुसैन और सैफ हसन के बीच दूसरे विकेट के लिए 42 रनों की पार्टनरशिप हुई। परवेज 21 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सैफ हसन ने एक छोर को संभाला, जबकि दूसरे छोर से बांग्लादेश के लगातार विकेट गिरते रहे और पूरी टीम 127 रनों पर ऑल आउट हो गई। 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में टीम इंडिया का सामना पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। खबर नंबर 7। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई के बाद यूपी के सियासी हलकों में हलचल मच गई है। सीतापुर जेल से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया से खुलकर बात की। आजम खान ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। अभी तो मुझे ये सोचने का मौका भी नहीं मिला है। थोड़ा नीचे आया हूँ नहीं आया। पहले 27 महीने जेल में रहा। छोटा सा आदमी था, अकेला आ गया। अब 4 महीने और कम रहे, 23 महीने रहा। छोटा सा आदमी हूँ। आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? शुक्रिया उनका, जाहिर है वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे?
ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने वाला है। भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है, और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद होता हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें, और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया है। आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था, और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहेगा। न कहे कि कितनी सजा जमाना पा रहा है, अगर कहेंगे तो पता नहीं उन लोगों को और क्या सजाएं मिलेंगी। जो लोग मुझे देश भर में नहीं जानते थे वो भी जान गए। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम था मैं कैसा आदमी हूँ वो भी जान गए। कोई दुख, कोई कसक, कोई तकलीफ, क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आजम साहब इतने बड़े हैं लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता नहीं आए, दुख है। इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता है, एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं दिखता। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं है। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं। खबर नंबर 8, क्या गाजा पर इजराइल नहीं कर पाएगा हमला? ट्रंप और मुस्लिम मुल्कों के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर इजराइल के साथ है और गाजा पर हमले के लिए इजराइल को हथियार दे रहे हैं, साथ ही फिलिस्तीन को हथियार दे रहे हैं, साथ ही फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के खिलाफ है। इन सबके बीच राष्ट्रपति ट्रंप गाजा में जंग को खत्म करने और इजरायली बंधकों की रिहाई की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक के बाद पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम मुल्कों के साथ गाजा जंग को खत्म करने के मुद्दे पर बैठक की। इस बैठक में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक के दौरान गाजा में जंग को खत्म करने के लिए राजनयिक, राजनीतिक और मानवीय विकल्पों पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल सभी देशों ने मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने, गाजा में सीज फायर करवाने और दीर्घकालिक स्थिरता के उपायों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये दिन की उनकी सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी और इसका लक्ष्य गाजा में जंग को जल्द खत्म करना था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम गाजा में जंग को खत्म करना चाहते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम ने गाजा पर बैठक आयोजित करने के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया और कहा कि अरब नेता संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन पर भरोसा कर रहे हैं। कतर के अमीर ने राष्ट्रपति ट्रंप से साफ तौर पर कहा, हम यहाँ सिर्फ जंग को रोकने और बंधकों को वापस लाने के लिए है और हम इस युद्ध को खत्म करने और गाजा के लोगों की मदद करने के लिए आप और आपके नेतृत्व पर भी भरोसा कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस बैठक के संबंध में किसी भी नेता ने मीडिया में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक का एक संयुक्त घोषणा पत्र प्रकाशित किया जाएगा और वो बैठक के परिणामों से खुश हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। रिपोर्ट की खबर नंबर 9, आई लव मोहम्मद पोस्टर जुलूस निकालने पर पुलिसिया तांडव, 38 पर एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले मुसलमानों को घरों में सामूहिक नमाज पढ़ने पर कई जिलों में पुलिस ने कार्रवाई की। इसके बाद बड़े पैमाने पर कथित अवैध का दावा करते हुए मस्जिद, मदरसे, ऐतिहासिक दरगाह और ईदगाहों पर बुलडोजर चलाए और इस्लामिक त्योहारों के दौरान कई तरह की बंदिशें लगा दी जाती हैं। वहीं बीते दिनों कानपुर में बाराफात पर आई लव मोहम्मद बैनर को हिंदू संगठनों ने नई परंपरा बताते हुए पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बनाया। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। इसी को लेकर कानपुर नगर के मनोहर नगर में बीते दिनों देर रात बवाल हो गया। पुलिसिया कार्रवाई से नाराज मुस्लिम समुदाय के साथ अन्य लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर के साथ जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरोप है कि इस दौरान भीड़ भड़क गई और पुलिस से धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस का दावा है कि इस दौरान कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की।
इस मामले में बालूघाट चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह ने तहरीर देकर 8 नामजद समेत 38 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। गंगा घाट कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं मौके पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरों की मदद ले रही है, जबकि जवान लगातार इलाके में गश्त लगा रहे हैं। कानपुर पुलिस ने इससे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि थाना रावतपुर क्षेत्र अंतर्गत सैयद नगर मोहल्ले से बाराफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से हटकर टेंट, पोस्टर व बैनर लगाए गए। जुलूस के दौरान इसमें शामिल कुछ युवकों द्वारा दूसरे संप्रदाय के धार्मिक पोस्टर को फाड़ दिए जाने से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकरण में थाना रावतपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसके उपरांत ये मामला सोशल मीडिया पर गलत तथ्यों के साथ वायरल हुआ। दिनांक 23 सितंबर 2025 को इस घटना के संबंध में पुलिस आयुक्त श्री अखिल कुमार महोदय के साथ कानपुर शहर के मुफ्ती साकिब अदीब मिसबाही शहर काजी, हाफिज अब्दुल कुद्दूस हादी शहर काजी, कारी मोहम्मद सगीर आलम हबीबी नायब शहर काजी, मौलाना असगर अली यार अलवी खतीबो इमाम जामा मस्जिद रावतपुर द्वारा मुलाकात कर चिंताएं व्यक्त की गई। पुलिस आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया कि मुकदमा आई लव मोहम्मद लिखे बैनर को लगाने पर नहीं लिखा गया है, बल्कि गैर परंपरागत स्थान पर टेंट, पोस्टर व बैनर लगाने और दूसरे समुदाय के धार्मिक पोस्टर को फाड़ने के कारण एफआईआर लिखी गई है। उनको एफआईआर पढ़वाई और बताया कि जो विरोध हो रहा है वो गलत तथ्यों पर हो रहा है। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जो व्यक्ति दोषी नहीं है मुकदमे से उनके नाम हटा दिए जाएंगे तथा जो भी वास्तविक उपद्रवी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट की खबर नंबर 10। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन का बड़ा फैसला, स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी पैगंबर मोहम्मद साहब की तालीमात। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को स्पष्ट किया कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाएं पहले से ही राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा है। दरअसल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता नेल्लई मुबारक ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने कहा, एसडीपीआई नेता ने अनुरोध किया कि पैगंबर मोहम्मद साहब को सिलेबस में शामिल किया जाए। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ये पहले से ही तमिलनाडु शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल है। स्टालिन ने पैगंबर मोहम्मद साहब के समानता और भाईचारे के संदेश की सराहना करते हुए कहा कि ये विचारधाराएं पेरियार, ईवी रामासामी, डीएमके संस्थापक सीएन अन्नादुरई और पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि जैसे द्रविड़ नेताओं के आदर्शों से मेल खाती हैं। मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त करते हुए कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हमेशा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। इस दौरान उन्होंने प्रतिद्वंदी दलों एआईएडीएमके और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। स्टालिन ने बीजेपी सरकार की वक्फ कानून में किए गए विवादित संशोधनों की आलोचना की और कहा कि डीएमके की कानूनी लड़ाई की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने इन संशोधनों के अहम प्रावधानों पर रोक लगाई। उन्होंने एआईएडीएमके पर मुस्लिम मुद्दों से धोखा कर देने का आरोप लगाया और कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और 3 तलाक जैसे मामलों में उसने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। आपको अच्छी तरह याद है कि किसने कहा था कि सीएए से किसी को नुकसान नहीं होगा और किसके शासन में मुसलमानों को सीएए विरोध के दौरान लाठियां खानी पड़ी। स्टालिन ने डीएमके के ऐतिहासिक भूमिका का भी जिक्र किया, जिसमें 1969 में करुणानिधि सरकार ने मिलादुन नबी की छुट्टी की घोषणा की थी, जिसे 2001 में एआईएडीएमके ने रद्द कर दिया और बाद में 2006 में डीएमके ने इसे दोबारा बहाल किया। आपकी इन तमाम खबरों को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।